इस वीडियो में हम कार्टिलेज के ओसिफिकेशन को समझेंगे। ओसिफिकेशन मतलब कार्टिलेज बनता कैसे है, बनने की जो प्रोसेस होती है उसको ओसिफिकेशन बोलते हैं। देखिए, ओसिफिकेशन का मतलब होता है कि वह प्रोसेस जिससे बोन बनती है, दैट इज कॉल्ड ओसिफिकेशन। देखिए, बोन के बनने के दो तरीके होते हैं। एक इंट्रामेम्ब्रस ओसिफिकेशन और दूसरा इंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन। आज हम कार्टिलेज के ओसिफिकेशन पर फोकस करेंगे और वो है एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन, जहाँ कार्टिलेज मॉडल पहले बनता है। अब एक सवाल कि बोन डायरेक्ट क्यों नहीं बनती, पहले कार्टिलेज ही क्यों बनता है। देखिए, जो कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है और इसमें रैपिड ग्रोथ होती है और यह डिफ्यूजन से सरवाइव कर सकती है। अगर एम्ब्रियो में डायरेक्टली हार्ड बोन बननी शुरू हो जाए, तो क्योंकि यह सॉफ्ट नहीं होती, तो इस वजह से इसमें ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती और इसकी जो शेप मॉडिफिकेशन है वो भी नहीं हो पाता। इसलिए एम्ब्रियो में पहले कार्टिलेज बनता है। देखिए, ये है हाइलिन कार्टिलेज, यानी कि सबसे पहले एम्ब्रियो के अंदर जब बोन बनना स्टार्ट होती है, वह पहले हाइलिन कार्टिलेज होता है। उसके बाद इसके जो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर है वो डेवलप होते हैं। ओसिफिकेशन सेंटर यानी कि यहाँ से हाइलिन कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। इसके बाद इसके अंदर कैविटीज और जो नर्व्स है वो बनने स्टार्ट होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो इसके एंड्स हैं वहाँ पर दूसरा ओसिफिकेशन सेंटर बनता है, जिसको सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर बोलते हैं और धीरे धीरे यह हाइलिन कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होने लगता है। इसलिए पहले बॉडी में कार्टिलेज बनता है, फिर वह कार्टिलेज धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट होता है। तो जो कार्टिलेज से बोन बनने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज मॉडल, यानी कि पहले कार्टिलेज मॉडल बनता है। देखिए, एम्ब्रियो में लॉन्ग बोन पहले हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। शेप बिल्कुल फ्यूचर बोन जैसी ही होती है, लेकिन साइज छोटा होता है। जैसे एग्जांपल, फीमर पहले है वो कार्टिलेज फीमर होता है, ह्यूमरस है वह पहले कार्टिलेज ह्यूमरस होता है, उसके बाद ये बोन बनती है। यानी कि जो कार्टिलेज मॉडल होता है वह फ्यूचर बोन का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे एक फिटस में ये बोन का स्ट्रक्चर है, जो अभी पूरी तरह से बोन बनी भी नहीं है, ये पहले हाइलिन कार्टिलेज ही होता है। इसके अंदर प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर और उसके बाद सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर बनते हैं। यहाँ पर वेन्स और आर्टरीज डेवलप होती है और यह हाइलिन कार्टिलेज इस डायरेक्शन में ग्रो करता है और एक चाइल्ड स्टेज तक आते आते यह कंप्लीटली बोन बन जाती है। इसके अंदर इसके एंड्स पर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, यहाँ पर स्पंजी बोन्स होती हैं और इसको बोलते हैं एपिफिजियल प्लेट। यहाँ पर नई बोन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ग्रोथ यहीं से होती है और चाइल्ड के अंदर अब बोन की विड्थ बढ़ने लगती है इस डायरेक्शन में और इसके दोनों किनारों पर एपिफिजियल प्लेट होती है
यहाँ पर नई बोन सेल्स बनते हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं कि जो कार्टिलेज मॉडल होता है उसके बीच में आखिर क्या होता है। देखिए, कार्टिलेज से बोन बनने की पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, जो सबसे पहले डायफिसिस की कार्टिलेज सेल्स होती है, जैसे कि ये डायफिसिस होता है, इसकी जो कार्टिलेज सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ये एनलार्ज होती है, बड़ी होती है। हाइपरट्रॉफी दिखाती है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। इसके बाद जो इसकी मैट्रिक्स होती है वो कैल्सिफाई होने लगती है, यानी कि अब वह धीरे धीरे रिजिड होने लगती है। उसके बाद नई ब्लड वेसल्स, ब्लड आर्टरीज और वेन्स यहाँ पर डेवलप होनी स्टार्ट होती है। और उसके बाद जो बोन सेल्स होती हैं जिसको ओस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, वो यहाँ पर डेवलप होनी स्टार्ट होती है। और ये ओस्टियोब्लास्ट धीरे धीरे इस कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट कर देती है। यहीं से कार्टिलेज रिप्लेस होकर बोन बनना स्टार्ट होता है। देखिए, इस चीज़ को याद रखिए कि जो कार्टिलेज का जो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर होता है वो डायफिजिस के अंदर बनना स्टार्ट होता है। यहाँ कार्टिलेज का जो रोल होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, कार्टिलेज हाइपरट्रोफी करती है, यानी कि खुद को एनलार्ज करती है। उसके बाद मैट्रिक्स कैल्सिफाई होती है। उसके बाद कार्टिलेज खुद अपना रास्ता बनाती है ब्लड वेसल्स के आने के लिए। फिर धीरे धीरे कार्टिलेज हटती है और बोन आती है। कार्टिलेज जो है वो सैक्रिफिशियल टेम्पलेट की तरह काम करती है, यानी कि कार्टिलेज खुद अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि बोन सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट बोन्स को बना सके। अब देखिए, सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ और कैसे डेवलप होता है। देखिए, जो एपिफिजिस होती है वह पूरा का पूरा बोन नहीं बनाती। कुछ कार्टिलेज फिर भी बच जाता है और वह कार्टिलेज होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज और एपिफिजियल प्लेट कार्टिलेज। जैसे ये कार्टिलेज का डायफिजिस हो गया, इसका प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर में ओसिफिकेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ तक पूरी जो डायफिजिस होती है वह बोन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इसका जो ये वाला हिस्सा है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, ये अभी भी कार्टिलेज ही है। यहाँ पर फिर सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर डेवलप होते हैं और ये धीरे धीरे ये वाला हिस्सा बोन में कन्वर्ट होता है। पूरी तरह बोन में कन्वर्ट हो जाने के बाद भी इसकी जो ऊपरी लेयर है यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज बचता है और यहाँ पर एक लेयर बचती है जिसको बोलते हैं एपिफिजियल प्लेट, जो बाद में धीरे धीरे बोन की हाइट बढ़ाने का काम करती है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है एपिफिजियल प्लेट, जिसको ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। और यह प्लेट हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। हाइलिन कार्टिलेज वही कार्टिलेज जो बोन के बनने से पहले शुरू में कार्टिलेज था, वही हाइलिन कार्टिलेज धीरे धीरे करके बोन में कन्वर्ट होता है। देखिए, यही जो एपिफिजियल प्लेट है वो ही बोन की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ कार्टिलेज लगातार बनता है और नीचे से बोन में रिप्लेस होता रहता है। कार्टिलेज प्रोडक्शन, यानी कि कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन और बोन की लेंथ बढ़ती रहती है। ये एपिफिजियल प्लेट है जो बोन के कम्प्लीटली बन जाने के बाद भी बोन को ग्रोथ देने का काम करती है। और यहाँ पर
शेष बचता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब एपिफिजियल प्लेट के जोन्स की बात करते हैं। देखिए, एपिफिजियल प्लेट के 5 जोन्स होते हैं। इन जोन्स को आप ऐसे समझो कि ये 5 स्टेजेस है जहाँ एपिफिजियल प्लेट कार्टिलेज से बोन में कन्वर्ट होती है। तो इसका जो पहला जोन या फिर जो पहला स्टेज है वो है रेस्टिंग कार्टिलेज का। यानी कि पहले स्टेज में जो कार्टिलेज होता है, जो एपिफिजियल प्लेट होता है वो कार्टिलेज ही होता है, जहाँ इसके जो सेल्स होती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, वे बहुत स्मॉल साइज में होते हैं। उसके बाद अब क्योंकि इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता और इसलिए इसको रिजर्व जोन कहते हैं। यहाँ पर एपिफिजियल प्लेट उसकी सेल्स स्लीपिंग स्टेज में होती है, यानी कि यहाँ पर वह पूरी तरीके से एक कार्टिलेज ही है। इसकी दूसरी स्टेज या दूसरा जोन उसको बोलते हैं प्रोलिफिकेशन। यानी कि इस स्टेज में जो उसकी सेल्स है एपिफिजियल प्लेट की, वो डिवाइड होने लग जाती है। यहाँ पर ये सेल्स डिवाइड होकर एक कॉलम में अरेंज होने लगती है। इस स्टेज को ग्रोथ इंजन या फिर ग्रोथ स्टेज बोलते हैं। तीसरी जो स्टेज या जोन है वो है हाइपरट्रोफी का। हाइपर का मतलब होता है बड़ा हुआ होना और ट्रोफी का मतलब होता है साइज। यानी कि यहाँ पर जो डिवाइड हुई कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है ये एनलार्ज होने लगती है और जो इसकी मैट्रिक्स होती है वो ज़्यादा थिन होने लगती है। यहाँ पर जो सेल्स होती है वो अब क्योंकि मैच्योर हो गई है और अब वह डाई होने के लिए रेडी है। डाई होने का मतलब अब कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ये अपने आप को कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी कि बोन सेल्स में कन्वर्ट कर लेंगी। इसका चौथा जो जोन या स्टेज है वो है कैल्सिफिकेशन का। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो कैल्सिफाई होती है, यानी कि अब वह कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स वो वो डाई होने लगती है और यहाँ पर कार्टिलेज का ब्रेकडाउन हो जाता है। पांचवी और लास्ट जोन या स्टेज है ओसिफिकेशन का। ओसिफिकेशन यानी कि अब जो कार्टिलेज है, जो एपिफिजियल प्लेट है, वो पूरी तरीके से बोन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर ब्लड वेसल्स इन्वेड करती है, यानी कि नई ब्लड वेसल्स बनने लगती है और यहाँ पर जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, जो बोन सेल्स होती है, वो डिपॉजिट होने लगती है और यहाँ पर पूरी तरीके से कार्टिलेज बोन से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब इसका सबसे लॉजिकल कंक्लूजन को समझते हैं। देखिए, ऊपर से कार्टिलेज बन रही है और नीचे से कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो रही है। देखिए, अगर कार्टिलेज का फॉर्मेशन ज़्यादा हो उसके रिप्लेसमेंट से, यानी कि कार्टिलेज बन तो ज़्यादा रही है लेकिन बोन में कन्वर्ट कम हो रही है, तब आपकी हाइट बढ़ती है और प्यूबर्टी के बाद कार्टिलेज का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाता है और क्योंकि फॉर्मेशन रुक जाता है, एपिफिजियल प्लेट बंद हो जाती है, तो इसी के साथ इंसान की हाइट बढ़ना भी बंद हो जाती है। हाइट का मतलब है कार्टिलेज का बनना और एपिफिजियल प्लेट का ग्रो करना। एपिफिजियल प्लेट रुकी तो हाइट बढ़ना भी रुकी। देखिए, जब कार्टिलेज पूरी तरीके से ओसिफाई हो जाता है तब एक एपिफिजियल लाइन बन जाती है और जो इंटरस्टिशियल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है हमेशा के लिए। यही रीज़न है कि अडल्ट्स में हाइट नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि एपिफिजियल जो प्लेट होती है वह अब रुक जाती है और बोन की या फिर कार्टिलेज की इंटरस्टिशियल ग्रोथ अब और नहीं होती।
देखिए इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं। तो इसका जो पहली जो क्लिनिकल कंडीशन है वो है ग्रोथ प्लेट में इंजरी का होना। यानी कि चाइल्डहुड में अगर कोई इंजरी हो जाती है तो जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज हो जाता है और उस वजह से बोन की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर जो आपके लिम्ब की लेंथ है यानी कि हाथों और पैरों की जो लेंथ है वो बराबर नहीं होती, कम ज़्यादा होती है। दूसरी जो कंडीशन है उसको बोलते हैं एनकोंड्रोप्लासिया। यहाँ पर जो कार्टिलेज का जो प्रोलिफिकेशन होता है उसमें कोई दिक्कत होती है। इस वजह से आपके हाथ पैर छोटे रह जाते हैं, लेकिन जो आपका ट्रंक है वो नॉर्मल रहता है। ट्रंक यानी कि आपके हाथों पैरों गर्दन और सिर को हटा दिया जाए तो बाकी का जो धड़ बचता है उसको ट्रंक बोलते हैं। तीसरी कंडीशन है रिकेट्स की। यहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से और मिनरल की कमी की वजह से जो ग्रोथ प्लेट होती है वो अपनी चौड़ाई में बढ़ने लगती है, यानी कि यह चौड़ी हो जाती है, जिस वजह से जो आपके लिम्स है या कि फिर जो कहीं पर भी जो बोन है वो इर्रेगुलर या फिर टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसको रिकेट्स बोलते हैं। अब इसको समराइज करते हैं। देखिए, जो कार्टिलेज होता है वो एक रास्ते को बिल्ड करता है और बोन है उस रास्ते पर चलती है। बिना कार्टिलेज के बोन की ग्रोथ भी नहीं होगी, आपकी हाइट भी इंक्रीज नहीं होगी और जो प्रॉपर स्केलेटन है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो देखिए कार्टिलेज होता तो टेम्परेरी है, बट इसका जो रोल है वो परमानेंट होता है।